Good morning friends, I am H.S. Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं। देखिए, हम संडे की तो करंट अफेयर्स की अवकाश रखते हैं, लेकिन मंडे का भी किसी कारण से हो गया, तो आज हम 3 दिन के करंट अफेयर्स को क्लियर करेंगे, 16, 17 और 18 अगस्त का। तो देखिए, यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर कर दिया करो स्टार्टिंग में ही दोस्तों। अब हम बात करते हैं 16, 17, 18 अगस्त का करंट अफेयर्स। संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स बाय एच.एस. सर। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुधा मूर्ति ने ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जीता है, वह किसकी चेयरपर्सन है? तो दोस्तों, हाल ही में सुधा मूर्ति ने ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जीता है, वो किसकी चेयरपर्सन है ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है इन्फोसिस फाउंडेशन, ऑप्शन बी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी है रिलायंस जियो, ऑप्शन डी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRD। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की चेयरपर्सन कौन है? सुधा मूर्ति, जिन्होंने ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जीता है। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर ध्वज नहीं टाइप हो पाया है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा गया। अच्छा, उल्टा पूछ लेता चौड़ाई और लंबाई का, तो जस्ट पलट देना। तो अभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3:2, 3:2 में जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। यदि चौड़ाई व लंबाई पूछे आपसे, रिवर्स पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है 2:3। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई पूछे तो 3:2। अच्छा, अब हम यहाँ से मुख्य जो तथ्य हैं राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर हैं, आप जानते ही हो। सबसे ऊपर का कलर है वो केसरिया है, फिर बीच में वाइट है यानी सफ़ेद है, और नीचे ग्रीन है। ठीक है, तो 3 कलर हैं, आप जानते हो। केसरिया का मतलब क्या है दोस्तों? केसरिया का मतलब है एक तरह से क्रांति, जोश। ठीक है, सफ़ेद का मतलब शांति है, और जो ग्रीन है उसका मतलब है हरियाली का प्रतीक है वो। ठीक है, आपको ये तीनों कलर का पता होना चाहिए। बीच में अशोक चक्र है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ हैं दोस्तों? 24 तिलियाँ हैं, 24 धारियाँ हैं, 24। तो देखिए, एक एक पॉइंट को यहाँ से हम क्लियर करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। ठीक है, अब हम आगे काफ़ी पॉइंट हैं दोस्तों, ये आपको क्लियर करने होंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया, इन्होंने डिजाइन दिया था। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं ये, मछलीपट्टनम या मूसलीपट्टनम। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया नामक एक स्वतंत्र सेनानी ने डिजाइन किया था। वह मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निवासी थे। वह भूविज्ञान और कृषि के विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने अपने नगर में एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना भी की थी। तो दोस्तों, क्या था, जो वेंकैया थे, पिंगली वेंकैया, वो आंध्र प्रदेश के जो आजकल मूसलीपट्टनम बोलते हैं ना, वहाँ के निवासी थे। ठीक है, वो साइंस, जो ज्योग्राफिक साइंस होती है, भूविज्ञान और कृषि के भी विशेषज्ञ थे, ये आपको ध्यान देना है। और वो बाद में स्वतंत्रता सेनानी बने थे। पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं तिरंगे का अर्थ। तिरंगे का अर्थ क्या है? तो देखिए, तिरंगे में मौजूद केसरी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, वहीं सफ़ेद शांति और सत्य का, और राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद हरा रंग की प्रगति, भारतीय जमीन की उर्वरता का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। तो देखिए, केसरिया किसका है? साहस का, क्रांति का और शक्ति का, जबकि सफ़ेद शांति और सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग किसका प्रतीक है दोस्तों? भारत की ज़मीन की उर्वरता का या हरियाली का। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे कि अशोक चक्र का क्या महत्व है इसमें। तो देखिए, तिरंगे के बिल्कुल बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी पर अशोक चक्र बना हुआ है, इसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। जो अशोक चक्र है उसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसमें 24 धारियाँ हैं। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की लंबाई के बराबर है। जो सफ़ेद पट्टी की जो चौड़ाई है उसके बराबर इसका क्या है दोस्तों? व्यास है। यह चक्र दर्शाता है कि चलते रहना जीवन और रुक जाना मृत्यु है। इस चक्र का अर्थ क्या है दोस्तों? चलते रहना क्या है? जीवन है, और रुक जाना क्या है? मृत्यु। अशोक चक्र इस तरह से प्रिंट होना चाहिए कि वह तिरंगे के दोनों ओर से साफ नज़र आए। अशोक चक्र दोनों तरफ से साफ नज़र आना चाहिए। इस तरीके से उस पर प्रिंट किया जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे के पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा मैटर है तिरंगा। अच्छा, कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है इस बार? इस बार 74 इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं स्वराज झंडा। 1921 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का जो झंडा फहराना पाबंद कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारतीय ध्वज संहिता। तो दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय ध्वज संहिता कब लाई गई थी? तो ये 2002 में लाई गई थी। तो देखिए, भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को पेश की गई थी। यह वे नियम और कानून है जिसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, ये सारी चीज़ें इसमें थी। और इसी के तहत दोस्तों क्या किया गया था? आम नागरिक को भी अधिकार दिया गया था राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का। ठीक है, आपको ये बात भी यहाँ से ध्यान रखनी है। तो देखिए, आगे हम पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का विनिर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे निर्माण किया जाना चाहिए, किस मानकों को लेकर? तो BIS के मानकों पर आधारित ही राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया जाता है? निर्माण। यानी जो BIS क्या है? भारत, या हम ये कहें कि नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज का विनिर्माण। यानी भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका निर्माण किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों, BIS के आधार पर इसका निर्माण होता है। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन और निर्माण को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। सामग्री, डाई का रंग, आकार और विनिर्देश सभी का परीक्षण BIS प्रयोगशाला में किया जाता है। BIS के द्वारा हाँ बोलने के बाद ही झंडे को बेचा जा सकता है। यानी जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके आधार पर ही इसके कलर का, इसके कपड़े का, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। यदि BIS ने बोल दिया है तब ही हम राष्ट्रीय ध्वज को बेच सकते हैं, अन्यथा नहीं बेच सकते। तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज का विनिर्माण किस आधार पर किया जाता है? तो BIS के मानकों पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, नागरिकों को झंडा फहराने का अधिकार, तो मैंने आपको बताया था कि कब दिया गया था? 2002 में। 2002 में फ्लैग कोड में संशोधन से पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने के अधिकार केवल सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों तक ही सीमित है। 2002 में
निजी संगठनों और व्यक्तियों को सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार बन गया है। तो देखिए जो अभी क्या था, 2002 से पहले क्या था दोस्तों, फ्लैग कोड में फिर संशोधन किया गया था। और उससे पहले क्या था कि भाई जो सरकारी अधिकारी हैं वही राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते थे, या फिर एजेंसियां हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, उन्हीं में पहनाया जा सकता था। लेकिन 2002 में जो फ्लैग कोड है उसमें क्या कर दिया गया, संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद अब हर किसी को अधिकार दे दिया गया और 19(1)(a) में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतरिक्ष में तिरंगा। तो दोस्तों विंग कमांडर राकेश शर्मा थे जो भारत की तरफ से पहली बार अंतरिक्ष में गए थे 1984 में। उन्होंने अंतरिक्ष में क्या तिरंगा पहनाया था। तो देखिए विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष मिशन के दौरान अपने अंतरिक्ष सूट पर पदक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहना था। पदक के रूप में पहना था, तो ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं चांद पर तिरंगा। तो दोस्तों चांद पर तिरंगा की बात करते हैं तो देखिए 15 सितंबर 2008 को 8:30 बजे फर्स्ट चंद्रयान जो फर्स्ट था उसकी मदद से मून प्रोब को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उस प्रोब के सभी तरफ भारतीय ध्वज बना हुआ था और इसी के साथ चंद्रमा पर झंडा उतारने वाला भारत चौथा देश बन गया। तो जो चंद्रयान मिशन पहला भेजा था उसके चारों तरफ क्या बने हुए थे, राष्ट्रीय ध्वज बने हुए थे। इसी आधार पर चौथा देश भारत बना था चंद्रमा पर अपना ध्वज उतारने वाला। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर भारतीय ध्वज पहली बार 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहनाया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का जो तिरंगा है वो कब पहनाया गया था। तो ये कब पहनाया गया था, 29 मई 1953 को। किसके द्वारा, तेंजिंग नोर्गे के द्वारा। ठीक है, और वर्तमान में ये कहाँ पर है, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है ये जो फ्लैग है वो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है जो किसी भी ओर से पहनाया जा सकता है, जबकि मेनली जो ध्वज होते हैं वो दाहिने ओर से पहनाए जाते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज, आमतौर पर राष्ट्रीय ध्वज दाहिने ओर से पहनाए जाते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के किसी भी ओर से फहराया जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग के दौरान भारत का झंडा अन्य देशों के झंडों की बराबर लंबाई चौड़ाई का होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे अपना यहाँ पर 3:2 में है, जैसे 3 मीटर या 3 फीट लंबा है तो 2 फीट चौड़ा होता है यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ सभी के बराबर का साइज रखना पड़ता है संयुक्त राष्ट्र में, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा 12 मार्च 2018 को बेलागवी कर्नाटक में फहराया गया। आपसे ये क्वेश्चन भी पहले तो पूछ लिया गया ये क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर पहनाया गया, तो बेलागवी कर्नाटक में। ठीक है, 12 मार्च 2018 में। इस झंडे की ऊंचाई 102 मीटर करीब 300 फीट थी और लंबाई व चौड़ाई 120 व 80 फीट है। ठीक है, ध्वज की लंबाई कितनी थी, 120 फीट और चौड़ाई 80 फीट। और कितनी ऊंचाई तक पहनाया गया था ये, 110 मीटर। ठीक है, और इसे बेलागवी के जिला मंत्री रमेश जारकीहोली ने फहराया था। ठीक है, बेलागवी के जो मंत्री थे रमेश जारकीहोली, उन्होंने इसको पहनाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मानव राष्ट्रीय ध्वज। तो देखिए मानव राष्ट्रीय ध्वज 2014 में 50,000 से अधिक स्वयंसेवकों द्वारा सबसे बड़े इसके बाद हम बात करते हैं मानव राष्ट्रीय ध्वज। तो
तो 2014 में 50,000 से अधिक स्वयंसेवकों के द्वारा ये बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यानी मानव निर्मित सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज कब पहनाया गया था, 2014 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत जैसा अन्य कौन से देश का ध्वज है। तो देखिए भारत जैसा, बिल्कुल भारत के जैसा नाइजर का राष्ट्रीय ध्वज है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था वो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित था, इसलिए हमने राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे यहाँ पर करवा दिए हैं। आपको अच्छे से ये तैयार करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैविक किसानों की संख्या में भारत का रैंक, भारत की जो रैंक है वो कितनी है, तो दोस्तों आपको राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिलहाल 1 है। जैविक किसान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भारत में, तो संख्या में रैंक भारत की पहली है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना की है। तो दोस्तों स्वदेशी, एक तो नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की किसने वो की है दोस्तों स्थापना, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये आपको ध्यान रखना, सॉरी राजनाथ सिंह ने की है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली। तो ये आपका बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रूसी कोविड-19 वैक्सीन के लिए पंजीकरण किया है। वियतनाम की राजधानी क्या है, तो दोस्तों जो रूस ने दावा किया है कि भाई हमने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है, तो उसके लिए जो वियतनाम का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने पंजीकरण करवा लिया है। तो आपको बताना है वियतनाम की राजधानी। तो दोस्तों वियतनाम की राजधानी आप जानते ही हो, हनोई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हनोई वियतनाम की क्या है, राजधानी है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वियतनाम की हम आगे बात करते हैं। तो वियतनाम की आपसे मुद्रा पूछी जाए तो डोंग है, आपको ये ध्यान रखना है। वियतनाम की मुद्रा क्या है दोस्तों, डोंग, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल केबल की घोषणा की है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों अभी क्या किया है, पीएम मोदी ने घोषणा की है कि भाई भारत की मुख्य भूमि से जोड़ा जाएगा किसको, लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, आप जानते ही हो। तो मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल जो फाइबर केबल होती है उसकी घोषणा की है कि ये भूमिगत बिछाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ की कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की, तो ये आपको ध्यान रखना है, कवारत्ती है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कवारत्ती, ऑप्शन ए। और यहाँ के जो प्रशासक हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा नहीं होती है वहाँ पर जो मुख्य होते हैं वो प्रशासक होते हैं। तो यहाँ के प्रशासक कौन हैं दोस्तों, यहाँ के प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। तो देखिए यहाँ के जो प्रशासक हैं लक्षद्वीप के वो दिनेश्वर शर्मा हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट 60 डेज चैलेंज भी चल रहा है इसमें, और 60 डेज चैलेंज है दोस्तों, 60 डेज चैलेंज भी चल रहा है। 60 डेज चैलेंज में हम एक तो पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे 60 दिन के अंदर, और एक राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर, उनकी 11 क्लासें हो चुकी हैं। आप बैक की क्लासें पूरी प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको बहुत मज़े आने वाले हैं चैलेंज को ज्वाइन करने में। तो देखिए हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में विश्वास मत जीता है।
राजस्थान में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं आपको ये ध्यान रखना है, 200 हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने कौन से खिताब जीते? दोस्तों हाल ही में MS धोनी ने रिटायरमेंट की, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट क्या कर दिए, घोषणा कर दी है। तो MS धोनी ने कौन कौन से खिताब जीते? तो आपको पता है, एक तो T20 वर्ल्ड कप 2007 जीता है, एक ICC वर्ल्ड कप 2011 जीता है वनडे वाला, और एक चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीता है। तो तीनों जीते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक तो T20 वर्ल्ड कप 2007 भी जीता है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 भी जीती है, और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता है। तो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। तो देखिए भारत में 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? तो दोस्तों भारत में जो 0 से 6 का लिंगानुपात है वो कितना है? 918। ये आपको ध्यान रखना है, 918 लिंगानुपात है, जबकि ओवरऑल लिंगानुपात कितना है? 943। ओवरऑल 943 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं एंग्लो मणिपुरी युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों एंग्लो मणिपुरी युद्ध कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। और दोस्तों 13 अगस्त को हुआ था, इसलिए ये चर्चा में है। 13 अगस्त 1891, इसलिए मणिपुर में 13 अगस्त 1891 को क्या मनाया जाता है? देशभक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए 13 अगस्त 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ, जिसके उपलक्ष्य में 13 अगस्त को मणिपुर में देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। मणिपुर के जो CM हैं वो आप जानते हो एन वीरेन सिंह है। एन वीरेन सिंह यहाँ के CM है, और गवर्नर यानी राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की कैपिटल भी ध्यान रखनी है आपको दोस्तों, क्या है? इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। WHO ने प्रति मिलियन आबादी पर कितने कोविड-19 परीक्षण के निर्देश दिए हैं? तो दोस्तों WHO ने क्या कहा है कि भाई 1 मिलियन पर डे इतने परीक्षण होने चाहिए। तो 140 का टारगेट दिया है, आपको ध्यान रखना है। पर डे 1 मिलियन पर 140 कोविड-19 टेस्ट तो पर डे होने चाहिए, ठीक है। और भारत का रिकॉर्ड भी है करीब 8.5 लाख एक दिन में परीक्षण का। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत में एक दिन में सर्वाधिक 8,48,728 टेस्ट किए गए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की है? भाई राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों आप स्वास्थ्य मंत्री तो हर्षवर्धन सिंह है, लेकिन हर्षवर्धन सिंह ने नहीं की है। किसने की है? ये नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा PM मोदी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऑपरेशन रक्षक किससे संबंधित है? तो देखिए ऑपरेशन जो रक्षक है ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने बायोडिग्रेडेबल मास्क पवित्र पत्ती विकसित किया है? तो दोस्तों बायोडिग्रेडेबल है ये मास्क, यानी जैव विद्युत अपघट्य है ये, यानी जो कुछ जैविक जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको क्या कर देगा, ये अपघटित कर देगा।
तो ये मास्क किसने विकसित किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मुख्य जो खबरें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सिंधु जल संधि, तो दोस्तों सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता के तहत क्या हुआ था कि जो 6 नदियां हैं, एक तो है चेनाब है, एक झेलम है, एक सिंधु है, एक सतलज है, एक रावी है, एक व्यास है। इनमें से 3 नदियों का, जैसे झेलम, चेनाब और सिंधु का पानी तो पाकिस्तान यूज करेगा और सतलज, रावी, व्यास का भारत यूज करेगा, ये हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ भारत ने, जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे यहाँ पर राटले वगैरह परियोजना बना दी चिनाब नदी पर, इससे पाकिस्तान क्या इसका विरोध करता रहा है। तो आज हम मुद्दे को पूरा देखते हैं। तो देखिए, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान सीमा के पास अटारी चेक पोस्ट पर सिंधु जल संधि के मुद्दे पर एक बैठक आयोजित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा किए गए अनुरोध को इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने ये कहा है कि अटारी जो चेक पोस्ट है वहाँ पर क्या बैठक होनी चाहिए सिंधु जल संधि को लेकर, लेकिन भारत ने अभी क्या कर दिया, इसको इनकार कर दिया। कारण क्या रहा है इसका? क्योंकि भारत ऑनलाइन बैठक चाहता है, आभासी बैठक चाहता है, जबकि पाकिस्तान फिजिकली बैठक चाहता है। ठीक है, तो कोविड-19 के कारण भारत फिजिकली बैठक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेन पॉइंट देखिए, मार्च 2020 में भारत ने एक आभासी सम्मेलन का सुझाव दिया था, किंतु पाकिस्तान ने एक फिजिकल बैठक पर जोर दिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। भारत ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण बैठक के लिए भारत पाकिस्तान सीमा की यात्रा करना उचित नहीं है। ठीक है, सिंधु जल संधि पर आयोजित होने वाली बैठकों का नेतृत्व दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्त करते हैं, यानी जो इंडस वाटर कमिश्नर होते हैं वो करते हैं। सिंधु जल आयुक्त यानी कमिश्नर। इन बैठकों में सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित बांधों एवं जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है कि भाई आपने कौन सा बांध बनाया है, आपने कौन सी भाई ट्रीटी का उल्लंघन किया है, ये सारी बातें होती हैं। इससे पहले दोनों देशों के बीच इस तरह की बैठक अक्टूबर 2019 में इस्लामाबाद में हुई थी और सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी में हुए समझौते के अनुसार 31 मार्च 2020 से पहले भारत में एक बैठक होने वाली थी। ठीक है, 31 मार्च से पहले, लेकिन कोविड-19 के कारण भारत ने इनकार कर दिया। इन बैठकों में जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी के रैटले रन ऑफ द रिवर परियोजना के निर्माण को नियंत्रित करने वाले तकनीकी पहलुओं पर आपसी मतभेदों को हल करना है। दोस्तों, इसमें जैसे भारत ने चेनाब नदी पर क्या किया हुआ है, राटले रन ऑफ द रिवर परियोजना चला रखी है। इसको जो टेक्निकली पहलुओं पर, इसके जो टेक्निकली पहलू हैं उन पर बात होनी है। और आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो चेनाब नदी है ये कहाँ से निकलती है, बारालाचा कोई एक दर्रा है उसके पास से निकलती है, यहाँ से निकलती है। एक तो चंद्र नदी निकलती है और एक भागा, दोनों नदियाँ देखिए, भागा तो सूर्यताल से निकलती है, चंद्र निकलती है चंद्रताल से, और दोनों तांडी नामक जगह पर मिलती हैं। और तांडी नामक जगह पर मिलने के बाद फिर चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो देखिए, ये आपसे पूछा जाएगा। भारत के तटस्थ पार्टी की नियुक्ति का आग्रह किया, जबकि पाकिस्तान इस जल विद्युत परियोजना के डिजाइन मापदंडों पर एक अंतिम प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए एक न्यायिक मध्यस्थता का पक्षधर है। पाकिस्तान चाहता है कि एक जुडिशियली मीटिंग होनी चाहिए इसको लेकर के।
ठीक है, जो राटले परियोजना चला रखी है इंडिया में। अब हम बात कर लेते हैं चेनाब नदी की। तो देखिए चिनाब नदी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो चिनाब नदी भारत पाकिस्तान से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। उद्गम की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय के बारालाचा दर्रे के पास से होता है। स्पीति और लाहौल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, उसके वहाँ से इसका क्या होता है उद्गम। एक दर्रा है बारालाचा दर्रा, वहाँ से होता है। इसके बाद चिनाब नदी जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब के मैदान प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है। आगे चलकर ये कहाँ पर मिल जाती है, सतलज में। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले के तांडी में 2 नदियों चंद्र एवं भागा के संगम से बनती है। तो मैंने आपको बताया था चंद्र नदी और भागा मिलती हैं। चंद्र तो कहाँ से उद्गम होता है, चंद्र का चंद्रताल से बारालाचा दर्रे के पास ही है, और भागा सूर्यताल से। तो देखिए भागा नदी सूर्यताल झील से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास अवस्थित है। और चंद्र नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये भी बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, चंद्रताल से। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मेन फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था। उसके बाद इस पर बीच बीच में बैठकें होती रही हैं। भारत ने अभी हाल ही में बैठक करने से मना कर दिया है। इस पर जो नदियों पर कुछ परियोजनाएं बनती हैं, जैसे भारत परियोजनाएं चलाता है, पाकिस्तान कुछ बनाता है, उनसे संबंधित मीटिंग होती है। और यहाँ पर आपको चिनाब नदी का उद्गम ध्यान रखना है, बारालाचा दर्रा, और यहाँ पर 2 नदियाँ मिलकर तांडी में 2 नदियाँ मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश की एक जगह है तांडी, लाहौल एवं स्पीति जिलों में ही पड़ती है। वहाँ पर चंद्र और भागा नदियाँ मिलकर के और चिनाब नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 यानी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी SEP के बारे में आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो दोस्तों ये क्या है, नीति आयोग ने चलाया था ये 1.0। तो जो विद्यार्थी उद्यमिता कार्यक्रम 1.0 नीति आयोग ने चलाया था, किसको लेकर चलाया गया था, एम को लेकर, AIM अटल इनोवेशन मिशन को लेकर के। इसमें क्या किया जाता है, विद्यार्थियों को अटल टिंकरिंग लैब होती हैं, वहाँ पर उनको सिखाया जाता है, उनको नए नए नवाचार सिखाए जाते हैं, फिर उनका एक टेस्ट करवाया जाता है जिसमें विजेता टीम रहती हैं, वो सारी बातें होती हैं। तो वो तो जनवरी 2019 में तो SEP 1 चला था दोस्तों, 1.0 यानी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फर्स्ट चला था जनवरी 2020 में। और अब ये हिंदी इसकी होती है विद्यार्थी उद्यमिता कार्यक्रम होती है ना। तो 1.0 जनवरी 2019 में चला था। इसके बाद विद्यार्थी उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 ये आपको ध्यान रखना है 11 अगस्त 2020, डेट याद रखनी है इसकी। ठीक है, इसी तरीके से पूछा जाएगा ये आपसे। तो इसको नीति आयोग और एक डेल टेक्नोलॉजी ने मिलकर चलाया है। और SEP 1 की बात करते हैं यानी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ था, उसमें भाई करीब 75% शहरी और ग्रामीण टीमों ने विजयी हुई थी और 46% लड़कियां भी विजेता टीमों में थी। ये बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो देखिए हम एक एक को देखते हैं। तो देखिए 11 अगस्त 2020 को नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब के
युवा नवाचारकर्ताओं के लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया है। डेट याद रखनी है आपको और हैश की भी याद रखनी है, जनवरी 2019 और यहाँ पर 11 अगस्त 2020, ये 2.0। अब पहले वाले की अभी ये तो स्टार्ट ही कराया है, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसमें विजेता होते हैं, क्या स्थिति रहती है। लेकिन स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप 1.0 की बात करते हैं तो देखिए इसकी सफलता के बाद 2.0 स्टार्ट किया है। सैप 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल टेक्नोलॉजी के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिलेगा। डेल कंपनी के जो स्वयंसेवक हैं उनके साथ काम करेंगे ये। और बात करते हैं इससे उन्हें संरक्षण, प्रोटोटाइपिंग एवं परीक्षण समर्थन एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा एवं विचार का पंजीकरण, प्रक्रियाओं एवं उत्पादों का पेटेंट संरक्षण हासिल करना, विनिर्माण सहयोग के साथ ही बाजार में उत्पाद के लॉन्च होने में भी सहयोग मिलेगा। तो देखिए प्रोटोटाइप सीखेंगे, यहाँ पर वो जो यूजर फीडबैक है वो यहाँ पर देख पाएंगे। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है उसके यानी बौद्धिक संपदा के बारे में नॉलेज मिलेगी और पेटेंट संरक्षण कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 1.0 की। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2019, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी वगैरह लिखोगे तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। तो देखिए 10 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम में एक देशव्यापी प्रतियोगिता ATL मैराथन में शीर्ष 6 टीमों को अपने नवीन प्रोटोटाइप्स को पूरी तरह कार्यशील उत्पादों में परिवर्तित करने का अवसर मिला जो अब बाजार में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर 10 महीने तक ये चला था और नए नए यहाँ पर प्रोटोटाइप करके नए नए प्रोडक्ट बनाए गए जो अब मार्केट में उपलब्ध हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने सामुदायिक चुनौतियों की पहचान की। अटल टिंकरिंग लैब ATL के अंतर्गत जमीनी स्तर पर नवाचार एवं समाधान तैयार किए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, तो देखिए ATL अटल टिंकरिंग मैराथन के पिछले सीजन में लगभग 1500 नवाचार जमा किए गए थे। 2 चरणों के बाद 2 टेस्ट हुए थे। उसके बाद 50 टीमों को विद्यार्थी अन्वेषक कार्यक्रम के लिए चुने गए थे, जिनमें 75% ज़्यादा विजेता टीमें Tier 2 शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों से थी, जिनमें 60% से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी थे। 46% उसमें क्या थी, छात्राएं भी थी। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए फिर इन विजेता टीमों को अटल इंक्यूबेशन केंद्रों पर विद्यार्थी अन्वेषक कार्यक्रम के माध्यम से कई महीनों तक संरक्षण दिया गया। फिर अटल जो इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं वहाँ पर ये विजेता विद्यार्थियों को सिखाया गया, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इस क्रम में 14 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 8 शीर्ष टीमों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। फिर 8 जो टॉप टीमें थी उन्हें क्या राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लेना, मज़े आ जाएंगे आपको। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रियानासा लेराई। स्ट्रियानासा लेराई, तो दोस्तों ये मछली की प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पर खोजी गई है? ये प्रशांत महासागर के पनामा में कोइबा नेशनल पार्क है, वहाँ पर खोजी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के समुद्री जीव विज्ञानियों ने खोजा है। ठीक है, तो देखिए प्रशांत महासागर में पनामा के कोइबा नेशनल पार्क, आपसे पूछ लिया जाएगा कोइबा नेशनल पार्क कौन से देश में, तो आपको ध्यान रखना है पनामा में। ठीक है, स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी स्त्री बोलते हैं शॉर्ट में इसे, कि जीव विज्ञानियों ने इसे खोजा था। ठीक है, तो देखिए झींगा मछली की नई प्रजाति है ये स्ट्रियानासा लेराई, कोइबा नेशनल पार्क में खोजा गया है। स्त्री के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने खोजा है। स्त्री का फुल फॉर्म क्या है?
स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट STRI। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, प्रमुख पॉइंट देखते हैं इसके। तो देखिए, झींगा की खोजी गई यह नई प्रजाति स्ट्रियानासा लेराई लाओमेडिडाए परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। स्ट्रियानासा लेराई के अतिरिक्त कोइबा नेशनल पार्क में, ये आपको ध्यान रखना है, स्मिथ ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट टीम ने वर्ष 2019 के बाद से झींगा के अन्य निम्नलिखित प्रजातियों को भी खोज की है। एक तो स्ट्रियानासा लेराई तो अभी खोजी है दोस्तों, इसके अलावा भी और प्रजातियां कौन कौन सी खोजी गई हैं। यूनेस्कोनियन काइबेंसिस, इस प्रजाति का जीनस नाम यूनिस्कोनिया यानी यूनेस्को से लिया गया है, जिसे कोइबा नेशनल पार्क को 2005 में यूनेस्को ने क्या विश्व धरोहर में शामिल किया था, इसलिए एक यूनिस्कोनिया कोइबेंसिस प्रजाति भी खोजी गई थी। ठीक है, इसके बाद एक प्रजाति खोजी गई थी पचेलफेयस पाचाकैंथस, एक ट्राइकैंथोनस ब्लैंका, और एक कोइबा नेशनल पार्क की बात करते हैं दोस्तों हम। तो ये चिरकुई की खाड़ी है, वहाँ पर चिरकुई की खाड़ी में अवस्थित कोइबा नेशनल पार्क पनामा के प्रशांत महासागरीय तट से दूर एक समुद्री रिजर्व है। ठीक है, चिरकुई की खाड़ी के पास अवस्थित है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए, कोइबा नेशनल पार्क 38 द्वीपों का एक समूह है, ये ध्यान रखना है, और मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप भी है ये। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं इसमें। तो देखिए, वर्ष 1992 में पनामा ने कोइबा नेशनल पार्क बनाया था, जिसमें 1042 वर्ग मील क्षेत्र शामिल है, ये ध्यान रखना है, और इसे यूनेस्को ने 2005 में धरोहर में शामिल किया। इसके बाद हम बात करते हैं सेरस या साइरस। दोस्तों, ये एक तरह का बोना ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। तो इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें एक समुद्र खोजा गया है। ठीक है, एक समुद्र की खोज की गई है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं दोस्तों हम। तो देखिए, राहत इंदौरी। तो राहत इंदौरी कहाँ के थे? इंदौर के थे, और भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर थे दोस्तों। तो देखिए, 11 अगस्त 2020 को भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का 70 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन, जिनका जन्म 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। तो राहत इंदौरी उर्दू शायर थे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो खबर है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट खबर क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो हाल ही में ये गुजरात में चलाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। गंदगी मुक्त भारत अभियान। तो आपसे पूछा जाएगा, गंदगी मुक्त भारत अभियान कब चलाया गया? 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने एक गंदगी मुक्त भारत अभियान सप्ताह चलाया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। डिटेल पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। तो आपसे पूछा जाएगा, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। और सर रुडोल्फ डीजल की याद में भी ये मनाया जाता है 10 अगस्त को, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? 1893 में मूंगफली से क्या करा था? तेल निकालने से और इंजन चलाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का 140। ये भी ध्यान रख लेनी है, एक छोटी सी खबर है, तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई है।
देखिए दोस्तों, ये आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स था। आज का ही नहीं, 3 दिन का था, क्योंकि संडे को हम कराते नहीं हैं तो मंडे को 2 दिन करवाते हैं, लेकिन मंडे को कोई इमरजेंसी वर्क के कारण हम नहीं पढ़ा पाए आपको। आज हमने 3 दिन का करंट अफेयर्स शामिल किया है, जिसमें 5-5 पर डे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं और पूरी व्याख्या आपको करवाई है। आज राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूरा पढ़ाया है आपको, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहें और अपने दोस्तों से बोलें, वीडियो पूरी देखा करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।